देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। जो इन सर्विस टीचर्स की तरह की ट्रेनिंग का किया गया है विभाग की तरफ से, तो मुझे अधिक भी हो सकते हैं और याद आती है इससे पूरी पीढ़ी खराब हो जाए का सहारा लेना चाहिए। मुझे लगता है आज भी किसी बच्चे को ये पढ़ने लगा और डिस्कस करेंगे और आप तो उस वक्त ये डीपीपी में नहीं रही, तो ये आत्म तृप्ति का सुख मिलता है जब आपका पढ़ाया हुआ बच्चा, आपका लगाया हुआ पौधा। विमर्श करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो वाजिब चिंताएं ये है कि कुछ प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं। 100 में से 90 शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको अपने इस काम को लेके बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता है, बहुत झुके हुए कंधे से बताते हैं कि शिक्षक हैं। या आप देखते होंगे कि एक थानेदार की चाल में जो एक खनक होती है, विश्वास की खनक, चाल में एक विश्वास की जो खनक होती है, वो एक शिक्षक की चाल में क्यों नहीं करते हैं। अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं कि हमारी कोई बहुत बहुत अहमियत नहीं है। तो मैं आपको कहूंगा कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान को गंवाकर अगर सम्मान बचा हुआ है, उसके भीतर का स्वाभिमान बचा हुआ है, तो जरूरी है कि उन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए ये विचार कर पाना कि हमने जो सपने देखे थे वो क्या इसलिए देखे थे कि यहाँ वहाँ दौड़ते रहना है और सिर्फ हर महीने की सैलरी लेके और जिंदगी गुजार लेनी है, या ये भी कि पढ़ाते हुए, कुछ करते हुए दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाना है और उस पर काम करना है। अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं? अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक रहे। एक शिक्षक का काम कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी, उसके दायित्व तो कितने बड़े हो सकते हैं। मैं मुझे थोड़ा ये बताना है कि कितनी देर इसमें बोला है और कितनी देर दूसरे वाले में बोला है। इस पेशे के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस पेशे का पूरा रिश्ता जो है, वास्ता जो है, वो संवाद से। हम आने वाली पीढ़ियों से संवाद करते हैं ना, तो पहले हमें ये पता हो कि हमें करना क्या है, तो फिर संवाद कैसे करना है उसमें तो हम बात कर ही लेंगे। फिर दूसरे सत्र में बताऊंगा, 10 मिनट में मैं बस बोलता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। अब्राहम लिंकन का नाम आप सबने सुना होगा, अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक हुए। उनका जब बच्चा हुआ और उस बच्चे को जब उन्होंने स्कूल भेजा था, तो स्कूल भेजते हुए उन्होंने अपने स्कूल के, उस बच्चे के स्कूल के शिक्षकों को एक पत्र लिखा था। और मैं ये समझता हूं कि दुनिया में, क्योंकि उसके मन में ही चोर होता है, और अंत में कहा कि उसे बताना कि जब हर कोई के लिए उतावला हो तो आप कोशिश करना कि मेरे बेटे में इतना आत्मबल भर देना कि वह भीड़ से अलग चलने में कामयाब हो सके। उसे सिखाना कि भीड़ के सामने कैसे टिका जाता है, अगर वह सच्चा हो तो सच के लिए कैसे लड़ा जाता है। उसे सिखाना, उसे प्यार से समझाना, उसे सिर्फ छाती से मत लगाना, क्योंकि मैं जानता हूं कि आग से तपकर ही सोना कुंदन बनता है। उसे यह भी बताना, उसे यह भी सिखाना कि बहादुर बनने के लिए बहुत धीरज की जरूरत होती है। उसे यह भी सिखाना कि समाज ही कहती है कि जब तक मनुष्य हम नहीं बन सके, गालिब ने कहा कि जबकि मुश्किल नहीं हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर यही इंसान होना। कि दुनिया में अगर सबसे मुश्किल काम कोई है तो वह है मनुष्य बन सकना। अब्राहम लिंकन की पूरी चिंता के केंद्र में था मनुष्य का निर्माण। और जब हम शिक्षक लिखते हैं बोर्ड पर, तो तालव्य श में जब हर्ष विकार की मात्रा लगाते हैं, शी जब कहते हैं, तो उसका एक अर्थ है, उसका अर्थ है शिक्षा। श जब कहते हैं तो उसका अर्थ है क्षमा। क जब कहते हैं क्षमा, करुणा और कर्तव्य, ये शाब्दिक अर्थ होते हैं शिक्षक में। जिसमें करुणा नहीं है, जिसमें अपने कर्तव्य का प्रक्रिया में हम सिर्फ मनुष्य निर्मित नहीं करते हैं, उस प्रक्रिया में हम स्वयं भी एक खूबसूरत मनुष्य बनते जाते हैं। दुनिया के बाकी किसी ऐसे प्रोफेशन में ऐसी खूबसूरत घटना नहीं घटती है। और शिक्षकों के साथ छात्रों के संबंध कैसे होने चाहिए, ये 2-3 पॉइंट्स जो बहुत जरूरी मुझे लगता है, उस पर मैं बात करूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात कि शिक्षक और छात्र के बीच जो संबंध होना चाहिए वो बहुत ही भावनात्मक होना चाहिए, अत्यंत भावनात्मक।
इतना भावनात्मक कि आप उसके दुख में विह्वल हो सके, करा सके उसकी पीड़ा में, और ये कि उसकी प्रसन्नता में उससे ज्यादा आप स्वयं उछल सकें। इस तरह का आत्मीय संबंध होगा, तब आप उसका निर्माण कर सकेंगे। दूसरी बात कि बच्चे को प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव बनाने के बजाय उसके गुणों को पहचानना होता है। एक छिपकली दीवारों पे बहुत तेज चलती है, लेकिन उसे अगर पानी में डाल के आप कहें कि तैर के दिखाओ तो वो नहीं तैर सकती है, क्योंकि हर एक बच्चा विशिष्ट है, उसमें अलग स्किल है, अलग गुण है। तो उसको अंक गणित के माया जाल में और प्रतिस्पर्धा के माया जाल में खपने से हमें बचाना है। उसे बचाना है कि तुम किस मामले, उसे बताना है कि तुम किस मामले में अव्वल हो, तुम क्या विशिष्ट कर सकते हो। और आप देखें कि हमारे गुरुकुल की जो परंपरा थी उसमें क्या था, इस तरह की परंपरागत शिक्षा है, उसमें क्या था, कोई धनुर्धर हो रहा है, कोई धर्म ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर आदमी के अपने अपने अलग अलग स्किल और उस पे उसका काम। तो ये काम हमें करना चाहिए, और उसे किताबी कीड़ा बनाने के बजाय, रट्टूमल बनाने के बजाय वह स्वतंत्र कल्पना कर सके। मौलिक कुमार किताबों की दुनिया से निकलकर कभी गीत संगीत सुन सके, कभी फिल्में देख सके। उसे फिल्में देखने के लिए मना मत कीजिए, उसे अच्छी अच्छी फिल्में बताइए। मैं कॉलेज में जो भी बच्चे मिलते हैं उनसे मैं सबसे पहले कहता हूँ कि 2-4 फिल्में देख के आओ। उसमें सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आनंद फिल्म देख के जरूर आना। देखिए आपने आनंद फिल्म? नहीं देखी है? नहीं देखी होगी तो आप भी जाके देख ही लीजिएगा। यूट्यूब पे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और देखनी चाहिए। शेयर करना चाहता हूँ, फिक्र आप उनकी करने लगते हैं, ये आपको भी नहीं पता होता है। तो उनसे मेरा एक अनुराग विकसित होने लगा और उन्होंने मुझे फिर डायरी लेखन के लिए प्रेरित करना शुरू किया कि तुम डायरी लिखा करो, तुम डायरी लिखा करो। डांटते थे, बोलते थे, मुझे तब वो बात समझ में नहीं आती थी, 6ठी क्लास में जब मैं था। तो उनसे अनुराग बहुत था, तो जिनसे आपको प्रेम बहुत होता है उनकी हर एक बात मानने को दिल करता है। तो मैं उनकी बात मानकर डायरी लिखने लगी, कॉलेज तक लिखता रहा। उसके बाद एक बहुत खूबसूरत घटना घटी मेरे जीवन में, और वो घटना ये थी कि छोटी छोटी चीज़ों को जिंदगी की निगाह से इस खूबसूरत काम के लिए आपको चुना है, और गर्व करिए कि आप शिक्षक हैं। जिस दिन ये सम्मान का भाव, आत्मबोध आपके भीतर जागने लगेगा कि आप एक बड़े नेक काम के लिए इस धरती पे आए हैं, आपकी दुनिया बदलेगी, आपकी जिंदगी भी है। तो उस 1 घंटे में तो हम 1.25 घंटा बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें अभी और मैं आपसे करूंगा जब मैं संप्रेषण कला के बारे में बात करूंगा। संप्रेषण पे आपने मुझे बहुत धीरज के साथ सुना, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं राशि मैडम, कविता मैडम और यहाँ जितने भी शिक्षक बैठे हैं उन सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ। इसलिए प्रणाम करता हूँ कि मैं आप में अपने शिक्षकों को देख रहा हूँ, उन्हें याद कर रहा हूँ। बहुत विनम्रता के साथ मैं आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ अपना, और आप सब जो भविष्य के बनने वाले शिक्षक हैं उनको आकाश भर शुभकामनाएं और दुआएं देता हूँ कि चौड़ी छाती कर लीजिए, प्रशस्त ललाट कर लीजिए, बलिष्ठ भुजाएं और विशाल हृदय के साथ इस दुनिया के रंगमंच में आप आइए और अपनी भूमिका अदा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बार ले लेते हैं थोड़ा सा, और कोई क्वेश्चन हिसाब से है तो इस समय में कर लीजिए। आप प्लीज अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हो पूछिए, जरूर पूछिए। मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ, और ऐसे जैसे हम हदासपुरा का चंबा है उठा के ले यहाँ पे रजिस्टर, क्योंकि उनको भी दिक्कत आ रही थी पहले हमारे को, जबकि हमारा प्राइवेट स्कूल में वो 1 साल के बाद भी स्टिल ही सिंबल ऑफ द। अब हम बोलते हैं कि एक कोई बीमारी नहीं, कुछ ना कुछ पंगा करके आएगा, तो बोलने का मतलब इसको इसमें ऑटिज्म का और सारी चीज़ें की हुई हैं। तो जब हमारे पास बच्चे का बेस बन जाएगा, डेटाबेस बन जाएगा, तो उसके साथ किस तरह का क्या ट्रीटमेंट करना है, उसको क्या है, और हमारे लर्निंग आउटकम में भी हेल्प करेगा। कल को अगर मान लो कि हमसे पूछा जाता है कि यार आपका 2nd क्लास का बच्चा, उसको माइनस और प्लस में पता नहीं लग रहा कि माइनस का साइन है या माइनस उसका साइन है, आपने क्या पढ़ाया, तो आपने वहाँ पर सर्वे करके दिया हुआ है ना कि सर उसको एक तरह की डिसेबिलिटी है, वो नहीं कर पा रहा है, उसको शायद टाइम लगेगा, और उसके टाइम के साथ उसकी डिसेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी। हम मतलब मैंने यही बोला ना कि हम लोग एक बार से सोच लेते हैं डिसेबल हो गया तो वो कभी भी एबल नहीं हो पाएगा। ये हमें वो मैंने वही बोला ना, सेंसिटाइज जब होंगे तभी ये हमारे दिमाग से डिसेबल शब्द ख़त्म होगा। और एक चीज़, बहुत चीज़ें मतलब मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मैंने पिछली भी उससे, मैं असेसमेंट कैंप गया था बनीखेत में, तो पेरेंट्स बेचारा डम्प एंड डीप बच्चा था। अब अगर वो उस तरह के असेसमेंट कैंप में नहीं आता सर, वो ताउम्र बच्चा डम्प एंड डीफ में कंसीडर होता। तो डॉक्टर ने बोला वो गूंगा नहीं है,
बहरा है, उसने सुना ही नहीं तो बोलेगा कहाँ से? उस बच्चे को ट्रीटमेंट मिला, दोनों कानों के मशीन लगे, बोले आज नहीं तो 5 साल बाद जब सुनेगा कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी आदमी की ज़िंदगी बिल्कुल यहाँ से बदल के कहाँ पे पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये हमारा जो प्रशस्त ऐप है जिसके लिए आज हमारी बहुत डिटेल में बात हुई, और ये हर एक बच्चे का सर्वे होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिसेबल बच्चों का ही सर्वे होगा। तो और इसमें सबसे पहले वेरिफिकेशन प्रिंसिपल की होगी, उसके बाद टीचर जो होगा नोडल ऑफिसर। इसमें और बात आती है कि एक ही टीचर करेगा, नहीं, मतलब अपना लॉगिन पासवर्ड शेयर कर दीजिए, नेक्स्ट टीचर आपकी सपोर्ट के लिए। सब बच्चों का सर्वे तभी पॉसिबल हो सकता है, जहाँ पे कम बच्चे होंगे तो कोई बात नहीं। इवन कि हम मतलब कोशिश करें जिनको दिक्कत, मैंने बोला पलियूर का मैंने आईडी खुद क्रिएट करके दी, सिल्ला घराट की मैंने खुद करके दी। तो हम तो सपोर्ट के लिए आपको जहाँ पे भी इस तरह की दिक्कत आएगी हम सपोर्ट करेंगे। इसके बाद आईडी का सर्वे निकालना, जो आईडी में हमारे कुछ इंटरवेंशन जो बच्चों के लिए ये जो काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, तो इसमें पार्किंसंस का जो ऑप्शन है वो नहीं है बच्चों में, क्योंकि ये बड़ों में होती है पार्किंसंस, जैसे मतलब हाथ कांपना शुरू हो जाता है इस तरह के लिए, इसलिए हमारे सर्वे में भी नहीं दिखा होगा। ये हमारा बजट है 2023-24 का। तो ये हमारा प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए एस्कॉर्ट अलाउंस है। जो बच्चे होम बेस्ड है, मतलब चल नहीं सकते, या जिनका डिसेबिलिटी लेवल जो है मोर देन 70 है, ये उनके पेरेंट्स को 2000 रुपया एनुअली मिलता है, 1 साल का 2000 रुपया। और ये जो स्टाइपेंड सिर्फ लड़कियों के लिए 2000 रुपया ये मिलेगा। हमारे पास अभी इस बार किसी ने भी डिमांड नहीं किया, क्योंकि ये हमारा यूडाई से उठाया जाता है, उसी से हमारा बजटिंग एंड प्लानिंग हुआ है। एलिमेंट्री में अभी 137 बच्चों का 2000 के हिसाब से हमारे पास पैसा भी रिसीव हो गया है। या हम ब्लॉक के थ्रू बच्चों के पास चला जाता है। असेसमेंट कैंप्स 10,000 रुपया 15 ब्लॉक्स में जाएगा। पिछली बार हमने पांगी का नहीं करवा पाए थे क्योंकि नहीं आ पाते हैं वो इनके लिए, इसलिए हमने 20,000 रुपया पांगी ब्लॉक को अलग से दे दिया था। इसके बाद एनवायरमेंट बिल्डिंग 8,000 रुपया हर ब्लॉक को जाता है। स्पोर्ट्स एंड एक्सपोजर विजिट्स 15,000 रुपया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें से पिछले साल सर भी थे, आप लोग थे। हमने यहाँ पे बारगाह में किया था, एसपी साहब उसमें हमारे चीफ गेस्ट थे, और वहाँ पे बच्चों के लिए देखे हमने वहाँ पे कोशिश की थी और बच्चों को बहुत अच्छा लगा था। तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करवाते हैं इसको। इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग्स और स्पेशल एजुकेटर के लिए है, हमारे पास स्पेशल एजुकेटर अभी 2 ही है। ओरिएंटेशन ऑफ द पेरेंट्स एंड टीचिंग थेरेपेटिक सर्विसेज हैं, ये इसका अलग पैसा है। एस्कॉर्ट अलाउंस 2,500 रुपया बच्चों को दिया, बच्चों के पेरेंट्स को। फिर उसमें एक ही कंडीशन है कि उसका जो डिसेबिलिटी लेवल है मोर देन 70% चाहिए, उसी को एस्कॉर्ट अलाउंस मिलेगा। और स्टेशनरी एड्स एंड अप्लायंसेस या डायरेक्ट कंपनी से ही आता है, जिनको एक कंपनी है। इस पॉइंट से मैं अभी आपके बीच में डिस्कस करना चाहता हूँ। होम बेस्ड एजुकेशन हमारे यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो डिसेबल जो घर में बच्चा बैठा है हम उसको एडमिट करने से मना कर देते हैं। एडमिट करने से मना इसलिए करते हैं, हमारी भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हमने उसको एडमिट कर लिया, ना उसकी अटेंडेंस नहीं होगी, ना उसका हमने सर्टिफिकेशन करना, ना वो एग्ज़ाम देगा, ना कुछ देगा। और अगर हम उसको अपने स्कूल से कनेक्ट नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत तब हो जाएगी, आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड हो जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिक्स हो जाएगी। क्योंकि अगर बच्चे को हमने एडमिट नहीं किया ना तो फिर आउट ऑफ चाइल्ड हो जाए, आउट ऑफ द स्कूल हो जाएगा और वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हमारी बिल्कुल क्लियर कट आज बात हुई है कि कोई बच्चा 100% भी डिसेबल है, मतलब उसका है भी दोनों टांगे नहीं 100% है, वो नहीं कर सकता, मूव भी नहीं कर सकता, घर में बैठा है, या हो सकता दोनों हाथ ही नहीं है, कुछ भी हो, मतलब MR होगा तो कुछ भी नहीं लिखेगा, आप जो मर्जी पढ़ा लो कुछ नहीं करेंगे। उस कंडीशन में आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक इनफॉर्मल सर रजिस्टर, जिसको कोई नहीं पूछेगा लेकिन आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो आपके पास वो बच्चा है। ना आप उसका पेपर लेंगे, ना आप उसकी अटेंडेंस मार्क करेंगे, उससे आपको ये है कि आप उस बच्चे से कनेक्टेड हैं, पेरेंट्स को ये है कि आपका बच्चा इनरोल्ड है। और उसको क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से 350 रुपया पर मंथ के हिसाब से उसको हम स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, 3500 रुपया उसको बच्चे को 1 साल का मिलेगा।
अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि मतलब बहुत बार कि प्राइमरी वाले थोड़ा ये करते हैं कि एलिमेंट्री तक तो कोई सर्टिफिकेशन देंगे, 8वीं पढ़ा देंगे, 9वीं में क्या करेंगे, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बच्चे ने नहीं पेपर दिया तो क्या होगा, अल्टीमेटली फेल होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो बच्चा अटेंडेंस मार्कर है, जिसको हैंडीकैप्ड होगा, तो उसको आप कर सकते हैं, उनका फॉर्मल रजिस्टर चलेगा और उनकी उसमें अटेंडेंस भी होगी। तो एक जो कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में थी कि जो बच्चा चल फिर नहीं सकता, अपना काम नहीं कर सकता, उसको हम क्यों इनरोल करें, वो हमारे लिए ऐसा आप मान के चलिए कि हमें इनरोल करना पड़ेगा, नहीं तो आउट ऑफ द स्कूल हो जाएगा, तो उसका फिर से हाँ हाँ, क्योंकि वो आपके पास 18, क्योंकि बाकी के लिए +2 16 ईयर्स होता है ना, इनके लिए 18 साल तक का, 18 साल तक इनको स्कॉलरशिप मिलता रहेगा उस बच्चे को। और हम ये थोड़ा सा सर कोशिश कर रहे हैं अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि जो हमारे स्पेशल एजुकेटर अगर 8 हो जाते हैं सर, तो जो बेचारा, अब वो बच्चा क्या है कि मतलब उसको प्यास लगेगी तो भी नहीं बोल पाएगा वो, क्योंकि हम पेरेंट्स को, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना सर, क्योंकि हमारे घर में अगर डिसेबल बच्चा होगा ना, तो हम समझ पाएंगे कि डिसेबिलिटी क्या होती है। वो बच्चा जिसको प्यास लगी होगी उसके लिए सिंबलाइज नहीं कर पाएगा, तब हमें पता लगेगा। तो मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी हैं, मतलब उस दौरान भी हमारे बच्चे जब हम करवाते हैं, तो अब एक पेरेंट्स वो देखिए, वो हम हमारी क्लास में कोई बच्चा थोड़ी देर के लिए हमें परेशान करता, हम चांटे मारने पे आ जाते हैं, और उन पेरेंट्स जो 24 घंटे उनको ट्रीटमेंट और वो सारी चीज़ें, खाना खिलाना, और बार बार वो आपको ऐसे खींचता रहेगा, क्या करेंगे आप? पेशेंस लेवल आप उनका देखिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सेंसिटिव इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मतलब हमें तो बच्चे बार बार ऐसे खींचते रहे, तो क्या करेंगे अल्टीमेटली आप? 1 दिन 2 दिन 5वें दिन उसके मुंह पे चांटा लगाएंगे। तो पेरेंट्स जो ज़िंदगी भर उनके लिए सारी थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। और उस बच्चे को, हमारा जो स्पेशल एजुकेटर है, उसको ट्रेनिंग उस तरह से हुई है, कम से कम उसको प्यास लगी हो तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए कि पानी की ज़रूरत है। और हैंड मूवमेंट, मान लो उसको स्टिफनेस है, स्टिफनेस आ गई, उसकी बॉडी मतलब नहीं मूवमेंट करती है, थेरेपेटिक सर्विसेज का प्रोविज़न है। हमारे थेरेपिस्ट को हम बोलेंगे बच्चों को आने जाने का टीए दिया जाएगा, और उसको मतलब हो सकता है कि ऐसा कोई जॉइंट जिसकी वजह से हो सकता है वो बच्चा कुछ मूवमेंट करना शुरू हो जाए, वो मतलब ज़िंदगी भर हमें भूल नहीं पाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि सोसाइटी में वो भी हमारा पार्ट है। और सर जी, उसका 5 साल तक तो सर्टिफिकेट हमारे पास रहेगा, आप तो क्या कर लो सर्टिफिकेट, तो उसको सफल कर दें या क्या? जैसे जो 100% MR बच्चा है, उसका सर्टिफिकेट हमने नहीं तक हमारे पास रहा हो, उसके बाद फर्दर वो सर्टिफिकेट आपने उसके बाद वो बच्चे उनके पेरेंट्स को बोलिए कि एलिमेंट्री स्कूल में एडमिशन करवा दें। आप बोले कि 5 दिन तो उसके बाद उसको एलिमेंट्री में जाना है, फिर हम क्या दें उसको? ऐसे वो प्लान सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसने आपको उसने बच्चे ने एग्जाम में क्या सर्टिफिकेट लेंगे आप? फर्दर वो उधर कैसे लेंगे उसको मिडिल में? उसको एज के हिसाब से, राइट टू एजुकेशन यही तो बोल रहा है सर, एज के हिसाब से आप मतलब कभी भी उसको सर्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। जिस बच्चे ने क तक नहीं पढ़ा, क्या सर्टिफिकेट देंगे आप? नहीं दे सकते ना। मैं प्लान पेपर पे ये तो नहीं लिखेंगे इतने से इतने तक तो 100% MR है और यहाँ रहा हमारे पास नहीं, मतलब उनके पेरेंट्स को, अब आपको लगता है कि 5 साल के बाद वो एलिमेंट्री में चला जाएगा, 9th में बार फेल होता रहेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमने ये बोला कि +2 तक वो बच्चा जो भी होगा, मतलब उसको 18 साल तक जो गवर्नमेंट की तरफ से एक इंटरवेंशन चल रही है कि उस बच्चे को एक सपोर्ट मिलना चाहिए, उसके पेरेंट्स को। चलो हम ये नहीं बोल रहे कि बहुत सारे मतलब ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके मुश्किल है उनके लिए, बच्चे के लिए। और इस बार साकरा में भी, और हमने स्पेशल एजुकेटर को बिठाया कि कौन कौन से बच्चों के हिसाब से, और स्टेट ऑफिस ने हमें एक लिस्ट दी हुई है कि क्या क्या चीज़ें आप प्रोक्योर कर सकते हैं। उन्होंने कुछ एक निपुण वगैरह वो दी हुए हैं, लेकिन लोकेलिटी में भी वो मिल जाता है तो वो भी अलग चीज़ है। तो 2 लाख रुपए का हमने उनको लिस्ट आउट करने के लिए कि बोला कि आपके बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें हम 2 लाख में खरीद सकते हैं ताकि उस बच्चे को हेल्प करें। तो हमने वो चीज़ लिस्ट आउट की है। 2 लाख रुपया थ्रू BRC उनको जाएगा। सैलरी है स्पेशल एजुकेटर हमारे पास 3, वैसे तो 8 पोस्ट सेंक्शन है, जिसमें से 2 जो है हमारे उनके लिए जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं जिनका टैग क्लियर होता है, वो डायरेक्टली उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है स्पेशल एजुकेटर का। तो हमारी वो 2 पोस्ट अब वैकेंट हो चुकी है, अब जैसे फिलअप होगी तो जी जहाँ से जो मेरा सब बच्चों को रोल नंबर 1 से 10 तक मैंने पकड़ लिए, 11 से 20 तक उसने पकड़ लिए।
चाहिए। इस तरह से वो सारे बच्चे हमारे ऐड ऑन, ये सपोर्टिव कहीं नहीं करेंगे वो, मैं वो इस बच्चों का क्या क्या दिक्कत है, और उन बच्चों को एक तरह से वेरिफिकेशन हो जाएगा, असेसमेंट भी हो जाएगी, और उनका सर्टिफिकेशन उनको अगर मतलब एड्स एंड अप्लायंसेस की ज़रूरत है वो भी उसी टाइम एलिम्को के पास चली जाएगी और उस बच्चे को वो चीज़ें भी मिल जाएंगी। ये है सितंबर में हमने शेड्यूल्ड किया असेसमेंट कैंप, क्योंकि अभी अगस्त में बोल रहे थे स्कूल नहीं लगेंगे, बारिश होगी, बच्चा नहीं आ पाएगा। सितंबर अक्टूबर का मंथ ठीक रहता, थोड़ा ड्राई स्पेल भी होता है, तो बच्चे को आने और उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब कोशिश करेंगे हम मतलब क्लब करने की, मतलब 3-3, 4-4 ब्लॉक को क्लब किया हुआ हमने। तो एक बार जैसे हमने पहले मुझे बता दिया था, हमारे जैसे हमने सोचा है गहरा में, ब्रह्मौर, गरोला, गहरा, महला, 4 ब्लॉक इधर। उसके बाद हम क्यानी या चंबा, 2 में से एक जगह शेड्यूल कर लेंगे, हरदासपुरा, क्यानी और ये हमारा चंबा, 3 यहाँ पे हो जाएंगे। बनीखेत, चुवाड़ी और सुनता उनका अलग, और बाकी जो हमारा सुनला और ये सारी चीज़ें पांगी के लिए मैंने बोला कि पांगी को हमने यहाँ पे रखा है, अगर नहीं होगा तो उनके लिए मैंने बोला कि बाकी के लिए 10,000 है ना, वहाँ पे हमने पिछली बार भी 20,000 दिया है। 3 या 4 पोर्टल और ऐप्स हैं जो हमारी छूट चुकी हैं, तो उन पोर्टल्स और ऐप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। I know this has been a tiring day for all of you, I can understand, but this is the last session of this 2 days workshop, so I will try to conclude as soon as I can. Okay, 20 to 30 minutes it will take. Is it okay? जी सर। Very good. जिन इंटरवेंशंस के पोर्टल्स के बारे में डिस्कशन की, that was विद्यांजलि and NI LP. I hope कि कल के बाद अब आपको पता चल चुका होगा कि हम इन पोर्टल्स पे और इंटरवेंशन पे कैसे हमने काम करना है, और इन पोर्टल्स और इन इंटरवेंशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उससे रिलेटेड कोई क्वेरी, ठीक है, अगर बाद में भी फील्ड में जाके भी अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, राइट। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐप कॉल्ड एज ई-संवाद। जो टीचर्स हैं वो लोग यूज कर रहे हैं ई-संवाद ऐप, राइट। इसके बारे में हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो डिस्कशन करेंगे आज। अब सबसे पहले बात आती है कि व्हाई दिस ऐप, ई-संवाद ऐप जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई दिस ऐप इज इंक्लूडेड इन द करिकुलम। संवाद से आप लोग समझते हैं बातचीत, और ई-संवाद का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बातचीत। तो इलेक्ट्रॉनिक बातचीत से अभिप्राय है कि बातचीत करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और अपने टैबलेट्स या कंप्यूटर्स। गॉट इट? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ई-संवाद ऐप। ई-संवाद इलेक्ट्रॉनिक बातचीत बिटवीन अस टीचर्स एंड पेरेंट्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऐप का, व्हाई दिस ऐप? फर्स्ट इज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप क्या है ई-संवाद ऐप में जब हम काम करते हैं, तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्लासेस में पढ़ रहे हैं हम उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। सेकंड क्या करते हैं, फीडिंग ऑफ द असेसमेंट रिजल्ट। जो आप असेसमेंट लेते हैं, एसए असेसमेंट एंड एफए असेसमेंट्स, उनकी जो असेसमेंट का जो रिजल्ट है उनको आप क्या करते हैं, ऑनलाइन फीड करते हैं थ्रू दिस ऐप। देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ स्टूडेंट अटेंडेंस। जो स्टूडेंट की अटेंडेंस है वो भी ऑनलाइन लगती है आजकल। दिस कैन बी डन थ्रू ई-संवाद ऐप। देन होमवर्क असाइनमेंट्स कैन बी गिवन थ्रू दिस ऐप, एंड इट हैज द ऑप्शन ऑफ SMS सर्विस ऑल्सो, जिसके थ्रू आप पेरेंट्स तक कोई भी अगर अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो SMS के मीडियम से आप ई-संवाद ऐप यूज करके पेरेंट्स तक जो है वो अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो इस ऐप के बनाने के पीछे का जो मोटिव है वो ये है। क्लियर? निपुण लक्ष्य या निपुण लक्ष्य अभ्यास भी।
बट जो मेन इसके मॉड्यूल्स हैं ऐप के, जब आप ऐप ओपन करते हैं तो दीज आर द 5 मॉड्यूल्स विच कैन बी सीन लाइक दिस। ओके, अब ई संवाद ऐप जो है वो आप इंस्टॉल करते हैं थ्रू प्ले स्टोर इन योर एंड्रॉयड फोन्स। मैं यहाँ पे ये डिस्कस करूंगा कि कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिन स्थितियों में ई संवाद ऐप आपके फोन पे डाउनलोड नहीं हो। ई संवाद ऐप को डाउनलोड करना इज वेरी इजी। गो टू प्ले स्टोर, सर्च फॉर ई संवाद ऐप एंड इट कैन बी डाउनलोडेड। बट इशू ये नहीं है। इशू क्या है कि आपकी ई संवाद ऐप कब कब किन सिचुएशन में डाउनलोड नहीं होगी या इंस्टॉल आपके फोन में नहीं होगी, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, अगर आपके पास आईफोन। देखिए, हर एक ऐप 2 प्लेटफॉर्म पे डिज़ाइन की जाती है। एक iOS वर्जन होता है, एक एंड्रॉयड वर्जन होता है। जो आईफोन है वो यूज़ करते हैं iOS वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ई संवाद ऐप का अभी तक iOS वर्जन जो है वो नहीं निकाला गया है। तो अगर आपके पास आईफोन है तो ई संवाद ऐप इंस्टॉल नहीं हो। बट इट दिस इज द वन कंडीशन। देन अनदर, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है लेकिन उसका वर्जन जो है वो 5 से कम है, तो इसका मतलब है कि जो बहुत पुराने एंड्रॉयड फोन है, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि उसमें ई संवाद ऐप इंस्टॉल या डाउनलोड ना हो, क्योंकि उनके वर्जन जो है वो पुराने। कम से कम कितना वर्जन चाहिए, 5 एंड अबव। गॉट इट? अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, थर्ड कंडीशन। अगर आपके पास ई संवाद ऐप का कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल्ड है और आप फिर से उसका अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, तब भी ये इंस्टॉल नहीं होगा। या फिर आपके फोन में शिक्षा साथी ऐप इंस्टॉल्ड है और फिर आप ई संवाद इंस्टॉल कर रहे हैं, तब भी कंट्राडिक्शन हो रहा है। चलिए ठीक है, बट इट कुड बी वन ऑफ द रीजन। हाँ, कई बार हमारे पास क्वेरीज आती थी कि नहीं हो रहा है, तो शिक्षा साथी ऐप और ई संवाद ऐप जो है उसमें कई बार कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, राइट। देन अगर आपकी मोबाइल की मेमोरी कम, जैसे सर ने कहा कि देयर आर सो मेनी एप्स टू वर्क ऑन, और कई बार हमारी मोबाइल की मेमोरी रन ऑफ हो जाती है, तो उस केस में भी हो सकता है आपकी ई संवाद ऐप इंस्टॉल ना हो। अब ये आ गई कंडीशंस, किन कंडीशन में ई संवाद ऐप इंस्टॉल नहीं होगी। कई बार क्या होता है, ई संवाद ऐप इंस्टॉल्ड है पर वर्क नहीं कर रही, लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है, या जो मॉड्यूल आप चला रहे हैं वो चल नहीं रहे हैं। तो उस केस में मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, आपने ध्यान में रखनी है। एक चीज़, अगर आपकी ई संवाद ऐप वर्क नहीं कर रही है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप क्या करें, एक बार उसको लॉग आउट कर, अपना जो लॉगिन आपने किया है उसको आपने क्या करना है, लॉग आउट करना है, फिर से दोबारा लॉगिन करना है। इट माइट वर्क। एक चीज, ये हिट एंड ट्राई मेथड है। लॉगिन ऑलरेडी है, लॉग आउट कीजिए, फिर से लॉगिन कीजिए, इट माइट स्टार्टेड वर्किंग। देन सेकंड तरीका क्या कर सकते हैं आप, कि आपकी ई संवाद ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, अगर काम नहीं कर रही अनइंस्टॉल कर दीजिए, फिर से उसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसको फिर से क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, तो वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। अगर इन दोनों कंडीशन में भी आपके फ़ोन पे ई संवाद ऐप वर्क नहीं कर रही, तो तीसरा तरीका क्या है, किसी अपने सहपाठी से या जो आपके साथ टीचर्स लगे हुए हैं उनके फ़ोन पे एक बार अपना फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन करके चेक कीजिए कि क्या वहाँ पे आपका लॉगिन काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। अगर वहाँ पे चल रहा है तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर फोन। गॉट इट? 3 चीज़। अगर तब भी ना करे तो देन कॉन्टेक्ट अस। फोर्थ एंड द लास्ट रिजॉर्ट। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिस इज द वे हाउ यू कैन इंस्टॉल ई संवाद इन योर फोन एंड्रॉइड। अब देखिए, जब आपकी ई संवाद ऐप इंस्टॉल हो जाती है और जब आप उसको ओपन करते हैं तो ये इंटरफेस खुल के आता है। सबसे पहले आप सबको मालूम है, यू पुट इन योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम इज UDAX code and password is same, Himachal 1 2 3 4 5।
सबके लिए सेम है। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ऐप में वैसे ही दिस इज द होम पेज। ई संवाद ऐप का ये होम पेज है, इस पे सारे मॉड्यूल जो है वो चिन्हित है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, देन आकलन के परिणाम भरे जो आपने असेसमेंट के रिजल्ट भरने हैं, देन स्टूडेंट की अटेंडेंस, देन योर होमवर्क एंड दी SMS पार्ट। इन मॉड्यूल्स को यूज करके आप लोग कर भी रहे हैं, इन मॉड्यूल्स को यूज करके आप लोग जो है वो अपना ई संवाद ऐप में काम जो है वो कर सकते हैं। एक चीज यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, OTP भी जा रहा है लेकिन वो हमारे फोन पे नहीं आ रहा। अब हमें समझ ही नहीं आ रही कि OTP जा कहाँ रहा है। उस केस में आपने क्या करना है, ये वाली जो विंडो है ना इसकी, यहाँ पे ये 3 लाइन्स ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे आपने क्लिक करना है। इसमें एक मेन्यू खुलेगा, उसमें प्रोफाइल ऑप्शन में जाना है। कौन सा ऑप्शन में जाना है? प्रोफाइल। जब आप प्रोफाइल ऑप्शन पे जाएंगे तो ई संवाद ऐप आपका प्रोफाइल ऑप्शन ऐसे ओपन कर देगी। दिस इज द प्रोफाइल पेज। अब यहाँ पे आपने क्या चेक करना है? द फोन नंबर, कि किस फोन नंबर से ई संवाद ऐप रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। हो सकता है यहाँ पे आपका फोन नंबर हो ही ना, किसी और का ही फोन नंबर। ये होता है मोस्टली ट्रांसफर के केस में, है ना? आपने देखा होगा ट्रांसफर हो जाते हैं तो नंबर किसी और का है, पासवर्ड वहां जा रहा है, फिर आप उसको कॉल करेंगे, उसे OTP मंगवाएंगे। तो दिस इज द वे यू कैन चेक कि आपकी जो ई संवाद ऐप है वो आपके ही फोन नंबर से रजिस्टर्ड है और आपके ही स्कूल का UDIS कोड जो है वो उसमें डिस्प्ले होता है। ठीक है, ये आपने चेक कर लिया। बाकी ये विंडोज है, ये आपको पता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, और रिजल्ट की असेसमेंट जो आप लेते हैं उसके रिजल्ट्स कैसे भरते हैं, ये सारी विंडोज हैं। ये PPT में शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, आप लोग ऑलमोस्ट डेली इस पे काम करते हैं तो मुझे लगता है इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये इसके 5 मॉड्यूल है, 1 2 3 4। बड़े सर पीछे ना 10 दिन पहले क्या हुआ कि अच्छा, और इस संवाद ऐप ना तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस टेक्निकलिटी केस को। अभी भी नहीं हो रहा है। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, कोई नहीं, आप इंक्वायरी में और हाँ ओरिजिनल प्रॉब्लम कोई और ही है तो आपने स्क्रीनशॉट लेना है, वो भेज देना है। वी विल ट्राई योर बेस्ट। विंटर स्कूल में ये प्रॉब्लम है फरवरी और मार्च। चलिए, ये जैसे एक इन्होंने डिस्कस किया टेक्निकल इशू कस्टमाइज मटेरियल का, और दूसरा एक हम लोग जब आगे जाएंगे ट्रेनिंग पे स्टेट में तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे और अगर पॉसिबिलिटी होगी जी। जो अब निपुण अभ्यास है ना इसमें इस संवाद में, उसमें भी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि जैसे क्लास अपग्रेड हो चुकी है, फर्स्ट से सेकंड जा चुकी है, बट निपुण अभ्यास में लास्ट ईयर के जो उसके निपुण बच्चे वो भी ऑलरेडी डिस्प्ले कर रहे हैं, वो उसमें डिलीट कर दो आप। नहीं हो रहा है निपुण, वहाँ इस संवाद से डिलीट है बट निपुण अभ्यास शो कर रहा है हमको। जैसे 10 बच्चों की तो पिछले साल के जो वो 18 शो कर रहा है उसमें, उन्हीं का सारा डाटा उसमें आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर। अब जो आपने 2-3 पॉइंट्स डिस्कस किए उनको हम लोग आगे स्टेट में इसके जो भी डीलिंग हैंड है उनसे मैं डिस्कस करूंगा और वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड के ऊपर। देखिए, ये डैशबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी काम हम शिक्षा साथी ऐप में करते हैं या ई संवाद ऐप में करते हैं उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ दिखती है? इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का लॉगिन अलग है और आपके ब्लॉक लेवल पे इनके लॉगिन अलग है। जो आपके शिक्षा साथी ऐप के लॉगिन है वो लॉगिन इस डैशबोर्ड पे चलता है। दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड या एकत्रित शिक्षा डैशबोर्ड। अब इसके ऊपर जो ऑप्शंस हैं इन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑप्शन जो है वो सारे स्टैट्स है रिलेटेड टू
स्कूल मॉनिटरिंग, एनरोलमेंट, अटेंडेंस, असेसमेंट, लर्निंग एंगेजमेंट, KPIs, मतलब जितना भी काम चल रहा है अपार्ट फ्रॉम निपुण अभ्यास, जितना भी काम चल रहा है जितनी भी एप्स के थ्रू, उसकी जो रिफ्लेक्शन है परफॉर्मेंस की, वो हम कहाँ देख सकते हैं? इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड पे। ये ऑप्शन है सारे के सारे, ठीक है। जैसे अगर अटेंडेंस देखनी है हमें कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ये जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल का लॉगिन किया है, तो अगर हम यहाँ पे अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो हमें चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस की क्या परसेंटेज है जो भरी जा रही है स्कूलों की तरफ से, वो हम इसमें निकाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की, फिर ब्लॉक लेवल की, ब्लॉक के अंदर हम स्कूल लेवल तक जा सकते हैं। तो जो काम आपने इस संवाद में किया है उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ दिखती है? यहाँ से हम फिल्टर लगाते हैं, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का, यहाँ हम मंथ डालते हैं, यहाँ हम ईयर डालते हैं और हमारे सामने जो है वो चीजें डिस्प्ले हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनको हम बोलते हैं KPIs, जिसमें पूरा का पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ये हर मंथ चेंज होते रहते हैं। तो ये पिछले मंथ के KPIs थे जिसमें चीजें इंक्लूड होती हैं जैसे स्कूल विजिट्स बाय हेड्स थ्रू कौन सी ऐप से होता है? शिक्षा साथी ऐप, वहाँ यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। देन डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग्स, देन आपकी मेंटोर्स जो स्कूल में विजिट करते हैं, देन आपकी ई संवाद ऐप में जो भी स्कूल ने असेसमेंट सबमिट की है, देन वी हैव स्टूडेंट अटेंडेंस कंप्लायंस ऑन ई संवाद ऐप एंड निपुण लक्ष्य अभ्यास। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको ये कहते हैं कि जो भी आप काम करें उसको साथ में ही ऐप के ऊपर क्या करते हैं? आप पुट अप करते हैं, सो दैट आपका किया हुआ काम कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए? इस पे इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड पे, क्योंकि यहीं से मॉनिटरिंग होती है सारी की सारी। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये पिछले महीने की मंथली ब्लॉक की एग्रीगेट स्कोर एंड रैंकिंग है, कौन सा ब्लॉक इन सारी एप्स पे कितना अच्छा काम कर रहा है। तो इसमें जो नंबर 1 ब्लॉक आया है अप्रैल मंथ का, वो आया है चंबा, सेकंड सलूनी, देन वी हैव बनीखेत, कियानी और दासपुरा, महला एंड सो ऑन। तो ऐसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्मेंस को जज करते हैं, ऐसे ही स्टेट लेवल पे वो परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, उसके बाद फिर कंप्लायंस ले जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्लॉक लेवल पे भी लॉगिन करके अपने पर्टिकुलर ब्लॉक की जो परफॉर्मेंस है वो आप इस डैशबोर्ड पे देखें। हर हफ्ते के बाद या 8-10 दिन के बाद उसको चेक करें, फिर आप देखें आप कहाँ फॉल आउट कर रहे हैं, तो उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए, सो दैट इसमें जरा चंबा की रैंकिंग थोड़ी सी अप हो जाए। ओके, गॉट इट? हाँ, BRCs के पास यूजर आईडी पासवर्ड है उनके पास, ब्लॉक्स का अलग है, आप उनसे ले लीजिए। सर आपका जो शिक्षा साथी ऐप के थ्रू खुल जाता है शायद, जो हमारी शिक्षा साथी ऐप की आईडी है, ये आईडी है, चलता है ये, उसकी चलता है। बट क्या है कि ये आगे होता नहीं है, बस यहाँ आगे रख जाता है। हम तो बहुत बड़ा। आप ये कहाँ से ओपन किया आपने? ये जो लिंक का ये लिंक है आपके पास? जो ये मेरा वाला लिंक है ना, मैं आज शेयर करूंगा ग्रुप में, जिससे मैं चला रहा हूँ, आप एक बार उसके थ्रू खोल के देखिए। जब हमारी BRC थी ना, उसमें हमारे BRC ने बहुत कोशिश की तो ब्लॉक का भी ओपन हुआ था। चलो मैं जो लिंक शेयर करूंगा आज ग्रुप में, आप उससे एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं होगा तो ग्रुप में आप कितने टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड है फर्स्ट से थर्ड तक? 20,239। चंबा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट से लेकर थर्ड ग्रेड तक 20,239 स्टूडेंट एनरोल्ड है, लेकिन निपुण अभ्यास कितनों का हो रहा है? 4141, ओनली 2.56%। तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। यही चीज, यही डैशबोर्ड जो है वो स्टेट लेवल पे देखा जाता है, और फिर चंबा की रैंकिंग उसी हिसाब से अप या डाउन चलती है। ऐसे ही आप भी देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ये देखिए 2-3% काम हो रहा है सिर्फ निपुण अभ्यास पे,
ई संवाद के पास। तो ये दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर वर्क। तो आप काइंडली इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये आगे देखिए, ये आपका ब्लॉक वाइज है, ये एनरोलमेंट है ब्लॉक वाइज, और ये आ गई आपकी एक्टिव यूजर। दिस इज द परसेंटेज, ब्लॉक वाइज परसेंटेज। इसमें भी सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर जो है वो चंबा ब्लॉक में है, जहां पे सबसे ज्यादा निपुण अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, और ये आ गया आपका स्कूल वाइज। ऐसे आप अपने ब्लॉक का फिल्टर लगाकर अपने ब्लॉक की परफॉर्मेंस चेक कीजिए और स्कूल की परफॉर्मेंस चेक करें, और काइंडली स्कूल के हेड्स को रिक्वेस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा निपुण अभ्यास की प्रैक्टिस करवाइए। लास्ट शिक्षा साथी है। अब इसका एक नॉर्मल टीचर से फिलहाल कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर CSTs and I think BPOs and CRCs and principals, शिक्षा साथी है, क्योंकि उनको जो स्कूल विजिट करने होते हैं और जो ब्लॉक लेवल पे वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, काम हो रहा है, लेकिन उसको साथ साथ में आप शिक्षा साथी ऐप पे पुटअप भी करें, सो दैट वो सारा का सारा आपका काम इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड पे आके रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो दिस इज शिक्षा साथी ऐप। यूजर नेम पासवर्ड अगेन सबको मिले हुए हैं, उसके थ्रू जो भी आपके अंडर प्राइमरी स्कूल आते हैं, जैसे एक ये CST है, उनके लॉगिन से मैंने लॉगिन किया था, तो उनके अंडर ये 2 स्कूल थे। उन 2 स्कूल्स के आगे फिर उनके ऑप्शन है मॉनिटरिंग फॉर्म्स, जो उन्होंने मॉनिटरिंग करनी है, सबमिट मीटिंग फॉर्म, जो उन्होंने जाकर अपने ब्लॉक लेवल पे मीटिंग्स करनी है, उसकी परफॉर्मेंस और उसका जो भी डेटा है ना वो आपने ये दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, ये इसके कुछ ठीक है सर। तो हमने कल के और आज के सेशन में मिलाकर जितने भी जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं और ऐप्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आई होप कि यहाँ से आप कुछ ना कुछ लेके जाएं, और अगर मेरे बोलने में या बताने में कोई गलती रह गई है तो आई बैक योर पार्डन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। हम फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे ग्रुप्स में, बाय कंटेक्ट, बाय फोन। ठीक, जिसको भी जो भी इंक्वायरीज चाहिए पूछना है तो हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने बहुत ही पेशेंस से जो है मेरी इस वर्कशॉप को सफल किया, और मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ से कुछ सीख कर ही गए होंगे। और आगे ब्लॉक लेवल पर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्कूल से 4 मेंबर्स जो है वो आपके पास आएंगे, और कोशिश करना कि आप ही जो एज रिसोर्स कुछ यहाँ बन के आए हैं और जाएंगे यहाँ से, तो वही जो है वहाँ पर भी हैंडल करें अपने ब्लॉक लेवल पर। ऐसा ना हो कि BRC से किसी और को ही वहाँ पर बुकिंग कर दे, आप ऐसा ना करें, आप ही वहाँ पर जो अपनी सेवाएं दें। और इसके अतिरिक्त इस बात का जो भी आपकी इंक्वायरीज और हैं उसके कोऑर्डिनेटर अभिमन्यु सर जी हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त हेल्पलाइन में HP हिमाचल स्टेट से मैं भी हूँ, और कोई भी मेरा फ़ोन नंबर भी आपके पास है। किसी अभी सर ने एक इंक्वायरी आपने बताई सर, तो आप अभी क्या आपको प्रॉब्लम आती है, आप वो प्रॉब्लम लिख के हमें भेज सकते हैं। अगर हमारे हाथ में हुआ तो हम यहीं से सॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर हमें आगे जो है स्टेट में से भेज देते हैं, और जल्दी आपकी जो भी आपको प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वो आपकी हल करते हैं। तो इसी के साथ TADA भी आप सब ने दे दी होंगे। हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप उसमें मुझे अभी बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आगे से जो मैं और कार्यशाला करूँ वर्कशॉप, तो उसमें मुझे और क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है प्लीज़। डिपेंड करता है वहाँ की इन्वॉल्वमेंट पर, वहाँ की कितनी कैपेसिटी है उनके पास, उस अकॉर्डिंग वो भी जो है ब्लॉक लेवल के BRCs भी जो है वो कभी 1 फेज में या 2 फेज में जो है इसको ऑर्गेनाइज करते हैं SMC की ट्रेनिंग को, और वो भी जो है हर स्कूल से 4 मेंबर जो है आते हैं, तो फिर उसमें भी जो है आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं।
तो ये जो भी है, और आप भी वहाँ कोशिश करना कि जहाँ जितने भी इंटरवेंशंस, जितने बजट से रिलेटेड आप टीचर सीख के गए हैं, वहाँ उन लोगों को आप अवेयर करवाएं, ताकि स्कूल में एसएमसी की जो मीटिंग होती है उसमें वो कम्युनिटी के लोग जो है उनमें अवेयर करवाएं, और हमारे बच्चे जो है अधिक से अधिक जो है इसका बेनिफिट उठाएं। हमारा जो मेन मोटो जो है वो यही है कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई जितनी भी पॉलिसीज जो हैं वो ग्राउंड लेवल तक उन तक पहुँचे और हमारे बच्चे जो है उनको इसका लाभ पहुँचे। तो इसी के साथ जो है मैं आप सबका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, और आपसे फिर एक बाया फोन जैसे भी है आपसे फिर फीडबैक आप मुझे जरूर दें। और फिलहाल अब मेरे पास ऐसा तो कुछ ये है कि इंस्पेक्शन इस पर हम ब्लॉक लेवल पर आ सकते हैं, स्कूलों में आ सकते हैं देखने के लिए, जहाँ भी हमारी आपको आवश्यकता होगी डीपीओ सर के साथ हम कुछ और भी प्लानिंग करेंगे कि कैसे इसको और स्ट्रेंथनिंग जो है किया जाएगा एसएमसी को, ताकि लोग जो है उन चीज़ों से आगे हम तैयार रहते हैं। हम बहुत तैयार रहते हैं, लेकिन अब यही है कि कुछ हमें भी यहाँ क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं और भी एक्स्ट्रा काम हमें भी करने पड़ते हैं। तो लेकिन मैं वेलकम करती हूँ कि आपने इनवाइट किया, सर के साथ जरूर डिस्कस की जाएगी, और हम जरूर जो है जब भी कोई आप ऑर्गेनाइज करते हैं एसएमसी लेवल पर कुछ भी, तो हम जो है वेलकम हमारा भी आप बने और हम जरूर आए, जो भी आपकी समस्या जो भी प्रॉब्लम से चलती रहेंगी। रिस्पेक्टेड टीचर ट्रेनिंग इंचार्ज मैडम, एसएमसी प्रेसिडेंट्स, स्कूल इंचार्जेस, CSTs, STs, JVTs एंड अदर्स, 2 दिवसीय जो ये कार्यशाला हुई एसएमसी एम्पावरमेंट या स्ट्रेंथन के लिए जो ये कार्यशाला थी, ये डाइट सरू चंबा में मैं भी इसका प्रतिभागी रहा। टीचर तो एक ऐसी शख्सियत है जो जहाँ भी है वो सीखते हैं, सिखाते हैं। इसमें हमें बहुत से ऐसे इश्यूज़ या बहुत से ऐसे मैटर्स से जो क्लियर किए, जैसे पोर्टल और ऐप में क्या डिफरेंस है, अकाउंट्स मैटर्स बहुत से ऐसे जिन पे डिस्प्यूट्स रहता था वो हमने क्लियर करे। एसएमसी की एम्पावरमेंट या एसएमसी की पावर्स क्या हैं, एसएमसी फ्रेम कैसे करते हैं, एसएमसी का रोल क्या है, एसएमसी इज़ अ बोन ऑफ आवर एकेडमिक और स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट। ये हमारे स्कूलों की रीढ़ की हड्डी है। एसएमसी जो है वो जैसे पहले विलेज एजुकेशन कमेटी हुआ करती थी, पीटीए हुआ करती थी, कुछ सबको मिलाकर जैसे मैडम ने बताया था कि आरटीई एक्ट 2009 के बाद जो है एक ही कमेटी होगी और हर प्रकार का उसके पास वैधानिक अधिकार होगा। वो स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट या नॉन स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होगी। इसमें सभी टीचर्स, पेरेंट्स, PRI मेंबर्स, जितनी कम्युनिटी या सोसाइटी के सभी लोग जो हैं वो सम्मिलित होंगे। तो मुझे भी ये मौका मिला, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हम सभी को अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम एजुकेशन जैसे नोबल प्रोफेशन से जुड़े हैं, चाहे डायरेक्टली टीचर्स हों या इनडायरेक्टली जो एसएमसी के मेंबर्स। जो 2 दिन की ये वर्कशॉप थी, ये ज़्यादातर हमारी जो एसएमसी पर फोकस थी। एसएमसी को ज़्यादा मजबूत करने का सरकार का क्या उद्देश्य है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। यानी कि स्कूलों में जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन, ऑनरशिप ना समझे वो लोग कि ये हमारा भी काम है, हमारा स्कूल है, हमारे बच्चे हैं, हमने इसमें अपना सहयोग देना है, तब तक कोई भी प्रोग्राम जो है वो सक्सेस नहीं हो जाता। सरकारी कितने भी कार्यक्रम चलते हैं, आप लोग देख रहे हैं, वो सारे के सारे उतना सक्सेस नहीं होते। जो प्राइवेट काम है जिसमें ऑनरशिप होती है या जो खुद करते हैं, उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल हम लोग जो है वो मानते हैं।
तो मैं समझता हूँ हमारे शिक्षक की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा मानना है, मैं 12 सालों तक BRC रहा, मेरा यही मानना है अगर टीचर जो है वो एफिशिएंट है, टैलेंटेड है, ऑनेस्ट है, डिवोटेड है, क्वेश्चन डजंट राइज कि उसका स्कूल जो है वो आगे ना बढ़े, उसके बच्चे जो हैं वो आगे ना बढ़े। सारा का सारा जो श्रेय है या सारे के सारे जिम्मेवारी टीचर्स पर है। हमारे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही हमारे अपने टीचर युद्धवीर टंडन जी नेशनल अवार्डी हैं। उन्होंने काम किया, तब सिर्फ अवार्ड उनको इसलिए नहीं मिला, अवार्ड इसके लिए मिला कि उन्होंने इनोवेशन किया, कुछ नया किया हुआ। और भी कई टीचर्स हैं, जैसे हिंगराज जी हैं, देशराज जी हैं, पवन जी हैं, हमारे पांगी में भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने लेवल पे अच्छा काम किया। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि जो कुछ हम लोगों ने यहाँ सीखा उसको एज इट इज़, जिस भी पर्पज़ के लिए हमने ट्रेनिंग ली है, वो फील्ड में भी उसको हम वैसा ही इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू। सभी को मेरा प्रणाम। मैं सुमन कुमारी, GSS कुठेड़ से TGT मेडिकल टीचर। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली जिन्होंने मेरी ड्यूटी यहाँ पे मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आकर ट्रेनिंग ले सकती हूँ और ब्लॉक लेवल पर जाकर ये सब चीज़ें उनको समझा सकती हूँ, प्रयास कर सकती हूँ, मैं तो यही कहूँगी। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये 2 दिन का वक्त कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगा बहुत बोरिंग होगा। ये सेकंड सेमिनार है मेरा। फर्स्ट सेमिनार जो था वो राजकुमार सर थे, उसमें RP और बहुत ही अच्छे से गया था, तो हमने बहुत इन्जॉय किया था वहाँ पर डाइट में ये मेरा पहला था और ये सेमिनार बहुत अच्छे से गया। कल तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। आज भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे विद्यांजलि के बारे में विद्यांजलि के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। और ये मैं थोड़ा स्लो अच्छे से बोलती हूँ, स्लो करती हूँ थोड़ा सा। पहला बताना चाहूँगी कि विद्यांजलि के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे गवर्नमेंट का। NEP को लेके जो कुछ थोड़े बहुत डाउट थे और NEP का जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वो ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे मैं फ़िज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा वीक रही हूँ, मैं चाहती थी कि अगर फ़िज़िक्स की जगह मुझे जियोग्राफी का पढ़ने का मौका मिलता तो मेरी अच्छी परसेंटेज आती और मैं कुछ और तरीके से मैं जियोग्राफी में आगे कुछ कर पाती। मेरा जियोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। खैर, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगा गवर्नमेंट का और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे आइडियाज़ इसमें गवर्नमेंट लेगी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें अभी भी होने को बाकी हैं। और कुछ चीज़ें हैं कम्युनिटी को अवेयर कराने के लिए मैं फिर से विद्यांजलि को लेके ही बोलूँगी कि जैसे हमें मोटिवेट करना होता है। जब मैं पहले बायोटेक की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैंने CSIR में काम किया है और IHBT पालमपुर आप जानते होंगे, मैंने उसमें काम किया हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। उसके बाद जब मैंने कंसीव किया तो मुझे लगा कि मेरे पास 9 to 5 जॉब के बदले अगर एक ऐसी जॉब जिसमें मैं अपने बच्चे का भी ख्याल रख सकूं, और क्योंकि मेरे फैमिली में सब हैं तो मेरे टीचर्स ही हैं, तो मेरे जीन्स में कुछ वो टीचर्स वाले जीन्स हैं, तो मैं उन्हीं को लेके कंटिन्यू किया और B.Ed किया उस टाइम पे और फिर उसके बाद कमीशन जो भी है। तो उस टाइम पर मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मनी माइंडेड नहीं होते हैं, उनको सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक्सपोजर चाहिए होता है। सबसे बड़ी बात, जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं उनको यही बता सकती हूँ, मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं बहुत कम पैसों में काम किया है, मैंने बहुत कम रुपए में काम किया उस टाइम पे, पर मैं बिल्कुल भी मनी माइंडेड नहीं थी। मुझे पता था कि एकेडमी में जाकर बच्चे मुझसे क्वेश्चंस करेंगे, मैं उनके लिए ज़्यादा पढ़ूंगी, मुझे ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और वो मेरे कमीशन फाइट के लिए हेल्प करेगा, तो मैं उनको वैसे अवेयर कर सकती हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो इस ट्रेनिंग में क्या सीखा। इस ट्रेनिंग में सबसे पहली बात जो हमने देखा कि SMC मेंबर्स से कैसे हम डील कर सकते हैं, उनके साथ कैसे उनकी हेल्प ले सकते हैं, कैसे उनको मोटिवेट से सही तरीके से उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, वो हमको गाइड कर सकते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें इस ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से बताई गई। जो ऐप हैं जैसे कि ई-संवाद ऐप है, जो निपुण ऐप है, कुछ चीज़ें तो जो निपुण अभ्यास है, मैं सच्ची बात कहूँ तो मैंने आज तक कभी यूज़ किया नहीं है, पर अब इसके बाद मैं उसको बिल्कुल ट्राई करूँगी, देखूँगी और होमवर्क कैसे सेंड करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अवेयर हुए और फर्दर भी हम
जाके बाकी टीचर्स को ऐसे मोटिवेट करेंगे और अवेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत पेशेंस से मुझे सुना। अभी सब घर जाने के लिए। मैं राजकुमार राणा, JBT फ्रॉम पांगी। डाइट शुरू से हमें 2 दिवसीय कार्यशाला का यहाँ पे जाना है। ये सारी चीज़ें इन 2 दिनों में हमें इस डाइट में बताया गया, तो हमने 99% सीखा। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की वर्कशॉप्स अध्यापक जो है रिफ़्रेश होते रहें और फील्ड में जो है वो अपना 100%। यहाँ पर मेरे की हॉस्टल में कैंडिडेट हुई है 40-40 रुपये तालियों में दम नहीं दिखा। योग्य हमारे सभी डाइट प्रवक्ता फैकल्टी साथियों और इस वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर मैडम राष्ट्री जी, हमारे DLED फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों, मुझे बहुत खुशी हुई कि 5 दिन की कार्यशाला जो है वो आज सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है। और इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी हमारे बच्चों का जो उपस्थिति है वो लगभग सही रही, ठीक रही है। इसके लिए आपके जोरदार तालियां बनती हैं। कार्यशाला का नाम ही यही था, क्षमताओं का निर्माण करना है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप है। आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, क्षमताएं हैं, दक्षताएं हैं, उनका विकास करने को, उनको उभारने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए और ज़्यादा निखारने के लिए ही ये कार्यशाला जो है वो समग्र शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पे लगाई गई। और 5 दिन तक मैं देख रहा था कि हमारे सभी बच्चों ने जो है वो बहुत ही तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ जो है वो हर गतिविधि में भाग लिया है। इसके लिए आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। आप जानते हैं कि प्रधानाचार्य एवं जिला प्रयोजनाधिकारी समग्र शिक्षा श्री सुमन कुमार मिन्हास जी, हमारे आज के आरपी डॉक्टर करण हिदैशी जी, आज के ये आरपी नहीं, ये तो हमारे एक तरह से परमानेंट आरपी हैं। कार्यशाला के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राशि जहरोटिया जी, डाइट की समस्त फैकल्टी एवं प्यारे प्रशिक्षकों, आज कार्यशाला के अंतिम दिन हम यहाँ पे बैठे हैं और पता ही नहीं चला इस बार 5 दिन किस तरह से बीते। खैर आपको ज़्यादा पता लगा होगा, लेकिन मैं अपने डिपो सर के भी संदर्भ में लाना चाहती हूँ कि सर इस कार्यशाला में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, जो इनसे हमें फीडबैक मिला है। और कार्यशाला को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक फ्रूटफुल कार्यशाला बनाने में इसके लिए हम कार्यशाला की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राशि को हार्दिक बधाई देते हैं कि उनके प्रयासों से, चाहे वो कंटेंट की बात हो, आरपीस को मैनेज करने की बात हो, सुझाव लेने की बात हो, किसी के खाने पीने की बात हो, स्नैक्स क्या देने हैं, लंच में क्या रहेगा, बच्चों को प्राइजेस की बात हो, हर तरफ से इन्होंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। और हम सभी मुझे लगता है कि हमारी समस्त फैकल्टी इस बात से अत्यंत प्रसन्नचित है कि इस तरह की कार्यशालाएं भविष्य में यदि होती हैं तो सही मायने में जो कार्यशाला का उद्देश्य है वो काफ़ी हद तक पूर्ण होने में सहायता मिलेगी। सर, जैसा कि आप जानते हैं, आपके मार्गदर्शन में ये जो कार्यशाला चल रही है, इसमें हमारे पास बहुत अच्छे स्रोत व्यक्ति आए हैं, जो फैकल्टीज़ आई हैं
वो चुन करके, क्योंकि डॉक्टर राशि ने हम सभी के साथ बैठ करके हमारे ग्रुप में कि किस तरह से किन को बुलाना है, कौन कौन से टॉपिक लिए जाएं, और मुझे लगता है कि बच्चों को भी लगा होगा